हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। देखिए, लास्ट टाइम हमने रिजॉल्विंग पावर से इस लेक्चर की शुरुआत की थी। आज उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं एंड वी विल बी स्टडिंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप फाइंड करें, उससे पहले देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बेसिक्स सा पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने समझा था कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। एक ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है जहां पर दो फिजिकली सेपरेटेड ऑब्जेक्ट को वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख पाता है। ठीक है, फिर हमने उसमें जस्ट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रेलिक्स का क्राइटेरिया आता है उसे भी समझा था। क्या कहा था रेलिक्स ने कहा था कि टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व इफ वन ऑफ द मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो इसका जो मिनिमम है दैट वुड कोइंसाइड विद सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट एंड देन वी कैन से टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। यहाँ पर हमने लाइट के इंटेंसिटी के ग्राफ थ्रू भी इसको समझा था। यहाँ पर देखिए, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसके सेंट्रल मैक्सिमम में लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है और जो फर्स्ट मिनिमम है वेयर द लाइट का इंटेंसिटी इज 0, इट इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विथ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। और हमने ये भी कहा था इफ एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू diffractions and y is the distance between central maximum and first minimum, then when x is exactly equal to y we can say that two objects are just resolved। इसी में हमने पहले ही थोड़ा सा विजुअल एंगल और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की भी बात की थी। यहाँ पर विजुअल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बाय टू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई और एनी ऑप्टिकल लेंस फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पर ये जो लेंस है इसके साथ दो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है, मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन, दैट इज माय विजुअल एंगल। और उस मिनिमम विजुअल एंगल को ही हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू ली है 4 डिग्री एंड 5 डिग्री, तो अगर 5 डिग्री पर मुझे मिनिमम 5 डिग्री पे अगर दो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व दिख रहे हैं तो दिस अल्फा दैट इज 5 डिग्री विल बी माय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ विजुअल एंगल विच वुड एक्ट एज अ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और हमने ये देखा था कि जो रिजोल्विंग पावर होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, इट इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, इतना हमने समझा था। यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी कि जितना आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन छोटा रहेगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उतना उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्विंग पावर ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक, चलो आगे हम बढ़े थे और उसमें हमने रेलिक्स के क्राइटेरिया की बात की थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर टू लीनियर ऑब्जेक्ट, जिसमें दो लीनियर स्लिट्स हमने इमेजिन की थी, उनका अगर एंगुलर सेपरेशन यहाँ पर डी थीटा या थीटा आप मान लेते हो, इन दैट केस दैट एंगुलर सेपरेशन इज योर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन विच वॉज गिवन बाय लैम्बडा अपॉन ए। और फिर यही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो इन्वर्स हुआ था वो आया था रिजोल्विंग पावर विच इज ए अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए विच इज एपर्चर और लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसके साथ रिजोल्विंग पावर का इनवर्स रिलेशन होता है। ए अगर मैं कहूँ एपर्चर है तो बेसिकली एपर्चर क्या होते हैं, ये वो सेंटर्स होते हैं जहां से लाइट आगे जाती है आपके किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। तो बेसिकली एपर्चर इज एक्सपोजर ऑफ लाइट, है ना, एक तरीके से कहेंगे तो। कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी पूरी की पूरी जो लेंस का डायमीटर है वही यूटिलाइज होता है in order to observe the objects. In that case the diameter of that particular lens would act as an aperture here. ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। फिर हमने समझा था रेलिक्स क्राइटेरिया फॉर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पर एरीज डिस्क या एरीज रिंग्स पिक्चर में आते हैं। ये कब होता है कि अगर आपका एपर्चर मान लीजिए सर्कुलर है तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो भी हमें कैसे दिखते हैं, सर्कल के फॉर्म में दिखते हैं। जो आपका सेंट्रल मैक्सिमम है, जो डार्क स्पॉट है सर्कुलर, उसे क्या कहा था हमने, उसे कहा था एरीज डिस्क। और जो बाकी के मिनिमम्स एंड सेकेंडरी मैक्सिमम होते हैं इन्हें हम रिंग्स के फॉर्म में देखते हैं जिन्हें एरीज रिंग कहा गया था। और फिर अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न और फिर जस्ट रिजॉल्व इमेज के लिए अगर उनकी बात करें या फिर जस्ट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट के लिए उनकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होती है इनकी अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट डार्क रिंग ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न वुड कोइंसाइडेड विद सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अनदर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो सादा सा क्राइटेरिया है पहले ही जो रेलिग ने बताया है उसे हम यहाँ पर डायरेक्टली बताकर
टू पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जस्ट रिजल्ट की जो कंडीशन है उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस किया था। एंड आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पर दे आर वेरी वेरी इजी। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ, आगे हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा जूम करवा के बताता है ना। दो अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है, बहुत टाइनी है, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन व्यू देम विद अ लार्ज इमेज, ऐसा मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको दिखाई देता है। फिर माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल दूं तो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो क्या है, हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो उसी सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इस रिजॉल्विंग पावर वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर से एक चीज याद रखना है, रिजॉल्विंग पावर कब हमें नोटिस करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, या कब हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाई करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट जिन्हें व्यू किया जा रहा होगा उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो आपको जस्ट रिजॉल्व स्टेट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर उस कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। सो हियर आई एम ड्रॉइंग अ प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। So let's say this is a convex lens. ओके, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम नाम दे देते हैं से PQ। तो PQ इज अ कॉन्वेक्स लेंस। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे दो ऑब्जेक्ट्स रखेंगे जो जस्ट रिजॉल्व स्टेट में होंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को मैं नाम दे देता हूँ AB, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे। सो लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट A, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं इसके नीचे ले रहा हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट B। ये दोनों ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज स्मॉल a? स्मॉल a इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर विच these टू ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। ठीक, उसमें भी आपको याद होगा तो हमने विजुअल एंगल की बात की थी। तो विजुअल एंगल इज द एंगल मेड बाय these टू ऑब्जेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू आईज, और आप यहाँ पर कह सकते हो लेंस। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माय मिनिमम विजुअल एंगल, और यू कैन से इट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, राइट। तो ये जो मिनिमम विजुअल एंगल है, यहाँ माइक्रोस्कोप के केस में हम इसे 2 अल्फा लिखते हैं। फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। सो ये जो 2 अल्फा है विच इज माई मिनिमम विजुअल एंगल फॉर विच दिस टू ऑब्जेक्ट्स विल बी रिजॉल्व, इज एक्चुअली माई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को आप दो तरीके से देख सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ विजुअल एंगल दैट इज 2 अल्फा, और इट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पर मिनिमम सेपरेशन जो है लीनियर वाला स्मॉल a, इसके फॉर्म में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिमिट लिख कर रखता हूँ, दैट माई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हियर, माई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वुड बी स्मॉल a विच इज द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दैट वुड बी 1/a। ठीक है, इस तरीके से हम आगे फाइंड करेंगे, फिर तो लिखना ही है बट अभी बस समझ लेते हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन a के भी फॉर्म में बताया जा सकता है, और वो ट्वाइस ऑफ अल्फा के फॉर्म में भी बताया जा सकता है, जो कि मिनिमम विजुअल एंगल होता है। सो यू कैन राइट दैट रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/ट्वाइस ऑफ अल्फा एज वेल। अगर ट्वाइस ऑफ अल्फा की जगह में थीटा वर्ड यूज करता हूँ तो दैट वुड ऑल्सो बी वैलिड। सो रिजॉल्विंग पावर वुड बी 1/थीटा। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं जब भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और आगे हम इसके लेंस लगाएंगे, तो यहाँ A और B की इमेज जो है वो इस पर्टिकुलर लेंस के दूसरे साइड में फॉर्म होती है। और अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से पहले रखता हूँ, मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस के जैसे दो फोकस पॉइंट होते हैं, तो इस पहले वाले फोकस पॉइंट के ही थोड़ा सा पहले ही अगर मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को रखा है, तो ऑब्वियसली इनकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर कहीं तो फॉर्म होगी ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हमें क्या करना है, A और B के इमेजेस फॉर्म करना है। और जैसे मैंने कहा, हम उस स्थिति में A और B की इमेज फाइंड करेंगे जब ये दो A और B, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जस्ट रिजॉल्व स्टेट में है। जस्ट रिजॉल्व स्टेट में रेलिक कहते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये जो A ऑब्जेक्ट है, A ऑब्जेक्ट का जो पहला मिनिमम होगा उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न का, दैट वुड डेफिनेटली गोइंग टू कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ इमेज और द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्ट B। तो चलो देखो कैसे आगे आएगा।
अब इनकी अगर इमेज कहाँ बन रही है ये फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स के लॉज यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमें पता है अ लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो सपोज ए से एक मैं पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इट विल डेफिनेटली पास थ्रू अ फोकस। तो यहाँ कहीं तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं तो फोकस है और उस फोकस से लाइट रे पास हो चुकी है। फिर आपको इमेज का पॉइंट देखना है कि कहाँ पर इमेज बनेगी, तो हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं सेकंड रे भी इमेजिन कर रहा हूँ ए से, जो कहाँ से पास होने वाला है, इस पर्टिकुलर लेंस के सेंटर से पास होने वाला है। और हम जानते हैं जो लाइट रे सेंटर से पास होता है लेंस के, वो अनडेविएटेड पास होता है। तो यहाँ पर अगेन आई एम ड्रॉइंग अ लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस एंड दैट वुड बी पासिंग अनडेविएटेड। इस तरीके से मान लो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें इमेज मिली है जिसे मैं ए डैश कह रहा हूँ। उसी तरीके से ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की भी इमेज बनेगी जो बिल्कुल ए के थोड़ा सा ऊपर होगी। तो यहाँ पर बी पॉइंट जो होगा उसको भी मैं ड्रॉ करके लिख लेता हूँ, दैट इज बी डैश। तो सपोज, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं। तो दिस इज माई बी डैश, इसको भी नाम दे देते हैं। सो ए डैश बी डैश, दे आर इमेज पॉइंट। और दूसरी चीज हम जानते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व स्टेट में होंगे तो उनको क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्थिति ऐसी बनेगी कि फर्स्ट मिनिमम वुड मैच विद द और कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ए डैश बी डैश हमारे इमेजेस फॉर्म हुए हैं ना, इन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ए डैश का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा या फिर ऑब्जेक्ट ए का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, जिसमें जो फर्स्ट मिनिमम है it would definitely going to coincide with central maximum of B। तो इस तरीके से, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूँ। वैसे ही ये जो बी डैश वाली इमेज है वो कैसे फॉर्म हुई होगी, तो बी से भी ऐसे लाइट रेज गए होंगे, है ना, जो कहाँ पर आकर कॉन्वर्ज हुए होंगे, बी डैश पर आए होंगे। यहाँ पर जो बी डैश की इमेज फॉर्म हुई है, यहीं पे मैं डिफ्रैक्शन भी पैटर्न उसका ड्रॉ कर रहा हूँ बी का, और वो भी कैसा होगा, उसका फर्स्ट मिनिमम वुड डेफिनेटली कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए। सो यहाँ हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मान लो ये दो डिफ्रैक्शन पैटर्न है जिसमें से फर्स्ट मिनिमम दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमम से कोइंसाइड हो गया है। नाउ अब देखो, ए से जितने भी लाइट रेज निकली होगी वो ऑब्वियसली कहाँ से पास होगी, ए डैश पर, जहाँ पर उसका सेंटर हमें मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम पर सारी की सारी लाइट रे कॉन्वर्ज हुई होगी। वैसे ही ये जो फर्स्ट मिनिमम है किसका, ए के डिफ्रैक्शन पैटर्न का, जो बी डैश पर कोइंसाइड हुआ है, यहाँ पर भी लाइट रेज गई होंगी किसके द्वारा, ए ऑब्जेक्ट के द्वारा। और जिनमें से जो एक्सट्रीम लाइट रेज होंगी जब वो बी डैश तक पहुंचेगी तो वहां पर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना रहा होगा, ऑब्वियसली वो रहा होगा लैम्बडा जितना, क्योंकि हम जानते हैं डिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मिनिमम फॉर्म होता है वहां पर एक्सट्रीम लाइट वेव में जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्बडा होता है, ठीक है। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्बडा वेयर एट बी डैश, कहाँ से, लेकिन ए से निकले हुए लाइट रेज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए से लाइट रेज फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ विच विल बी मीटिंग एट पॉइंट बी डैश, जहाँ पर हमें फर्स्ट मिनिमम मिला है। सो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, दो लाइट रेज को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक लाइट रे है जो एक्सट्रीम लाइट रे है फ्रॉम अपर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच इज रीचिंग एट पॉइंट बी डैश। और फिर एक दूसरी लाइट रे में ड्रॉ कर रहा हूँ जो क्यू साइड से आई है लेंस के, एंड ऑल्सो इट इज मीटिंग एट पॉइंट बी डैश वेयर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ ए इज ऑकर्ड, ठीक। यहाँ पे ये जो पहले दो लाइन निकाली थी इमेज ड्रॉ करने के लिए, इनका कोई खासा काम है नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जो डायग्राम में है वो कन्फ्यूजन ना रहे डेरिवेशन में, ठीक। वैसे ही देखिए ये जो B की इमेज B डैश बनी है वो भी कैसे बनी होगी, तो एक लाइट रे ऐसी आई होगी, फिर दूसरी लाइट रे मान लीजिए इस P पॉइंट तक एक्सट्रीम डायरेक्शन में ट्रैवल करके फिर से फोकस हुई होगी B डैश पे, और मल्टीपल जो लाइट वेव्स होगी वही B डैश पर आई होगी, है ना। इस तरीके से फिर B से कुछ लाइट रेज ऐसी गई होगी जो इस A डैश पॉइंट तक आएगी, और इनके बीच में क्या होगा, लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस होगा, ताकि A डैश पर जो B का फर्स्ट मिनिमम जा रहा है वहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्बडा का
ऑकर होकर फर्स्ट मिनिमम फॉर्म हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख ली है। फिर भी मैं क्या कर लेता हूँ, इस बी डैश के लिए दो लाइट रेज को फिर से ड्रॉ करवा रहा हूँ, राइट फ्रॉम बी विच विल मीट एट बी डैश। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है आगे डेरिवेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूँ जो पी तक गई है बी से, दूसरी लाइट रे गई है क्यू तक फ्रॉम बी, राइट। और आगे देखिए उन्होंने जो पाथ इस रेड कलर ने पाथ ट्रैवल किया है अप टू बी डैश वेयर फर्स्ट मिनिमम ऑफ ए वॉज फॉर्म, वही तो अब पाथ रहेगा। तो सेम पाथ रहेगा फॉर लाइट रे कमिंग आउट ऑफ बी टू रीच एट बी डैश। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इतनी ही लाइंस निकालेंगे। बस यहाँ पर इतना समझना है आपको कि ए से जो लाइट वेव ट्रैवल हुई है अप टू बी डैश, वही पाथ पर बी से भी एक लाइन निकली होगी जो बी डैश के सेंटर, मतलब जहाँ पर इमेज बनी है ना बी डैश की, वहाँ तक उसने ट्रैवल किया होगा। चलो अब हमें क्या करना है, तो इस ज्योमेट्री में आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले व्हेन आई से द फर्स्ट मिनिमम ऑफ ए coinciding with the central maximum of B, I need to find which are my extreme path rays जो ट्रैवल कर रही है A से which is meeting at this particular point। तो ध्यान से समझो, A से एक लाइट रे चली A to P एंड देन P to B डैश। ये एक लाइट रे है जो एक्सट्रीम रे होगी लाइट की, और दूसरी A to Q और Q to B डैश। अब आप ही मुझे बताइए, अगर फर्स्ट मिनिमम फॉर्म होना है तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था, लैम्बडा होना चाहिए था। अब उसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो P से लेकर B डैश और Q से लेकर B डैश ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब जो बेसिक पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू लाइट रेज वो किसके कारण आएगा, तो दैट वुड बी डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ AQ एंड AP। तो ऑब्वियसली AP शॉर्ट है ए क्यू से, तो ए क्यू में से अगर मैं ए पी माइनस करता हूं तो जो भी मुझे डिफरेंस इन लेंथ मिलेगा वही मेरा पाथ डिफरेंस होगा फॉर फर्स्ट मिनिमम व्हेन इट इज कोइंसाइडिंग विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो चलो आगे भी चलेंगे और कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी आगे करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर, तो एक काम कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। आई एम राइटिंग हियर as per Rayleigh criteria, object A and B are just resolved when first minimum of A coincides with central maximum of B as shown in figure। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं। लेट 2 अल्फा इज विजुअल एंगल, 2 अल्फा इज विजुअल एंगल फॉर ए एंड बी, जिसको हमने यहाँ पर अभी दिखाया नहीं है, बट आपको ये जो एंगल है ना, दिस इज एंगल 2 अल्फा, चाहो तो ड्रॉ कर भी सकते हैं, बट अननेसेसरी बहुत सारी जो है इसमें डायग्राम्स फॉर्म होती है तो कन्फ्यूजन बढ़ने का डर रहता है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो, बट आपको पता होना चाहिए कि 2 अल्फा क्या है, इट इज़ द मिनिमम विजुअल एंगल फॉर विच ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज जस्ट रिजॉल्व। ठीक, चलो अब देखो मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ, लेट फर्स्ट मिनिमम ऑफ ए फ्रॉम A dash coincides with central maximum of B at point B dash, at point B dash। तो यहाँ पर A का फर्स्ट मिनिमम जो है फ्रॉम A dash इज नाउ कोइंसाइडेड विथ B का सेंट्रल मैक्सिमम एट पॉइंट B dash। नाउ the path difference between extreme light waves
एट बी डैश, क्योंकि बी डैश पर फर्स्ट मिनिमम फॉर्म हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फर्स्ट मिनिमम, ठीक है। सो नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम लाइट वेव्स एट बी डैश फ्रॉम ए इज गिवन बाय, आई एम राइटिंग दिस एज डेल्टा एल विच इज इक्वल टू लैम्डा, फर्स्ट मिनिमम के लिए। नाउ दिस डेल्टा एल जो है इट इज गिवन बाय ए पी बी डैश और ए क्यू बी डैश के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस। सो आई एम राइटिंग दिस एज दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू ए क्यू बी डैश माइनस ए पी बी डैश। अब देखो इफेक्टिव जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके कारण आ रहा है, ए क्यू माइनस ए पी के कारण। अब लाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो ए क्यू बी डैश इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ए क्यू प्लस क्यू बी डैश एंड ए पी बी डैश इज ए पी प्लस पी बी डैश, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी डैश माइनस ए पी बी डैश इज व्हाट, इट इज ए पी प्लस पी बी डैश। और हम जानते हैं भैया कि ये जो क्यू बी डैश है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी बी डैश, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए क्यू माइनस ए पी। सो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ दैट डेल्टा एल विच इज अ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए पी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ रहा हूँ। अब देखो इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए या फिर जो रिजॉल्विंग पावर है उसे हम कैसे लाएंगे, फ्रॉम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और यहाँ पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, ए। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ इस बी पॉइंट से ये जो ए क्यू पाथ है ना लाइट का, देखो ध्यान से, ये जो ए क्यू पाथ है यहाँ पर बी से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पाथ ए क्यू पर परपेंडिकुलर। वैसे ही ये जो ए पी पाथ है, बिकॉज ए क्यू माइनस ए पी इज माई पाथ डिफरेंस, तो ए क्यू पर तो डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, लेकिन जो ए पी पाथ है इस पर भी मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ बी से अगर इस साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए पी लाइन है इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आई एम डूइंग दैट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम एक्सटेंडिंग ए पी लाइक दिस। तो मैंने इस ए पी को एक्सटेंड किया है ऐसे, एंड आई एम ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑन इट। तो चलो दो जगह पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक ए क्यू पे ड्रॉ कर रहे हैं एट दिस पोजीशन, इसे मैं नाम दे रहा हूँ डी, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं ए पी पर एट पॉइंट से सी। और इस फिगर को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ए बी सी ये एक ट्रायंगल बना है, और ए बी डी ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ए बी डी है ना इसका एंगल ले रहा हूं अल्फा। अब अगर आपको अच्छे से याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एंगल और द विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू आवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप वाज 2 अल्फा। तो ये 2 अल्फा का जो हाफ है, मतलब हाफ ऑफ विजुअल एंगल, या इसी को हम बोलते हैं हाफ ऑफ एपर्चर एंगल, दैट वुड बी अल्फा विच इज लाइक ट्रायंगल विच इज लाइक एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी, और उतना ही अल्फा की वैल्यू होगी फॉर ए बी सी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे ज़्यादा डिटेल में, बस आपको इतना समझना है कि ए बी डी इज ऑल्सो अल्फा, एंड जो ए बी सी है दैट इज ऑल्सो अल्फा। तो ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाले हैं। अब ध्यान से देखो, ज्योमेट्री के हिसाब से हमें पता है अगर ए क्यू बी ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, अगर ए क्यू बी ये एंगल बहुत छोटा है, तो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन दिस ए क्यू एट पॉइंट डी, देन बी क्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू, बराबर है कि नहीं, हम जानते हैं ये बी क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू। तो एज पर ज्योमेट्री, ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना है, बी क्यू
इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू। वैसे ही अगर आप ये एंगल देखोगे, कौन सा, सी पी बी, ये अगर छोटा सा एंगल है तो हमने क्या किया था, जब यहां से बी से परपेंडिकुलर डाला था ए पी पर एट पॉइंट सी, तो सी पी जो होगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू बी पी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं दैट सी पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी पी, बराबर है। अब उसमें देखो, नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। देखो ये जो बी क्यू है ना, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी पी, क्योंकि बी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है और प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस के जो दोनों ही एंड पॉइंट्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भैया बी पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी क्यू। इसको ध्यान से समझना बेटा, बी पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी क्यू। ठीक, अब देखो अगर बी पी एग्जैक्टली इक्वल टू बी क्यू है और हमने पहले ही लिखा था कि बी क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू, बी क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू, तो क्या मैं डी क्यू को एग्जैक्टली इक्वल टू बी पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बी क्यू डी क्यू जितना है और बी पी बी क्यू जितना है, तो ऑब्वियसली बी पी और डी क्यू, दैट इज बी पी और डी क्यू, दे आर इक्वल। सो आई एम राइटिंग दिस एज बी पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी क्यू। और अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बी पी इज ऑल्सो इक्वल टू सी पी, बी पी इज ऑल्सो इक्वल टू सी पी। तो ऑटोमेटिकली जो सी पी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा डी क्यू के। सो फ्रॉम ज्योमेट्री आई कैन राइट हियर दैट सी पी इज इक्वल टू डी क्यू, सी पी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये रिलेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी का यूज़ करके आगे हम डेरिवेशन में हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने ज्योमेट्री से रिलेशन फॉर्म कर लिया, लेकिन इस रिलेशन तक लाने के पहले हमने कुछ चीज़ें करी थी। क्या किया था, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एट डी ऑन ए क्यू, और वैसे ही एट सी ऑन ए पी, तो वहाँ पे लिख लेते हैं आगे। सो आई एम राइटिंग हियर ड्रॉ a perpendicular from B at AQ at D on AQ at D on AQ at D and a perpendicular from B on AP at C। ठीक है, such that इनके कारण क्या हुआ, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू अल्फा। जो हमारा विजुअल एंगल था दैट वाज 2 अल्फा, और उसका हाफ जो विजुअल एंगल है उसे हमने अल्फा लिखा है। तो अब हो गया, अब हम ज्योमेट्री पर लोड कराते हैं। एंड नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर मैं और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में ही साइन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन अल्फा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड तो है ए सी और हाइपोटेनियस है ए बी। वैसे ही इन ट्रायंगल्स ए बी डी, साइन अल्फा की वैल्यू होगी अपोजिट साइड ए डी और हाइपोटेनियस होगा ए बी। तो इसको लिख लेते हैं फट से। तो आई कैन राइट हियर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ पर देखो ए बी विल ए सी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो ए सी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी साइन अल्फा में लिख सकता हूँ, वैसे ही ए डी विल बी इक्वल टू ए बी साइन अल्फा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ए बी है वो बेसिकली AB shows separation between the two point object which is given by distance small a, और यहाँ पर जो small a है वही हमारा limit of resolution भी है। हालांकि ये जो 2 अल्फा होता है ना, 2 अल्फा, this is also my limit of resolution, but as per textbook we will be taking linear separation between object A and B as my limit of resolution here. So what I am drawing here, AC is exactly equal to small a sin alpha and AD is also equal to small a sin alpha. So इसे मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, and let's say this is my equation 3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, फिर से लौट कर आएंगे इक्वेशन 1 पर। देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने देखा था जो डेल्टा एल है दैट इज इक्वल टू हाउ मच इट वाज ए क्यू माइनस ए पी, ए क्यू माइनस ए पी। अब देखो फिर से लौट कर आएंगे हमारे डेरिवेशन पे। दिस ए क्यू इज नथिंग बट ए डी प्लस डी क्यू एंड दिस ए पी इज नथिंग बट सी पी माइनस ए सी। तो लिख लो इसको, ए क्यू इज नथिंग बट ए डी प्लस डी क्यू माइनस ए पी इज सी पी माइनस ए सी। चलो सो आई कैन सॉल्व दिस ए डी प्लस डी क्यू माइनस सी पी प्लस ए सी। अब ध्यान से देखो डी क्यू और सी पी कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बाय ज्योमेट्री सी पी एंड डी क्यू आर इक्वल। सो अगर सी पी और डी क्यू इक्वल है सो दोज कैन बी डायरेक्टली कैंसल आउट। सो सी पी एंड डी क्यू कैन बी कैंसल्ड आउट हियर। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ is delta L is equal to AD plus AC और AD और AC की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो AD is A sin alpha, AC is A sin alpha, therefore I am directly writing here delta L is equal to 2 times of A sin alpha। तो डेल्टा L कितना आया है भैया, A sin alpha विच इज एक्चुअली माई पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस कहां पर, एट पॉइंट ए। चलेगा? अब देखो ध्यान से, ठीक है चलो अब देखो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और रिजॉल्विंग पावर फाइंड करेंगे माइक्रोस्कोप का फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे resolving power of microscope for 2 point objects और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है दे आर डार्क ऑब्जेक्ट्स जिसे हम कहेंगे नॉन लुमिनस। देखो समझते हैं, डार्क ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनस मतलब ऐसे कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो खुद की लाइट इमिट नहीं करेंगे, है ना। आप मान लीजिए कोई ऐसे नॉर्मली बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं जो नॉन ल्यूमिनेसिंग है, मतलब वो खुद से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे दे आर डार्क ऑब्जेक्ट। और आपको बस इतना याद रखना है, फॉर डार्क ऑब्जेक्ट जो पाथ डिफरेंस होता है वो डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्बडा होगा। सो हियर आपको बस इतना ही याद रखना है, डेल्टा एल वुड बी इक्वल टू lambda and we know भैया delta L is how much, twice of a sin of alpha which is equal to lambda। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, क्या है, that a is equal to lambda upon 2 times of sin of alpha। और a क्या था हमारा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सो a was लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन here। तो इसको चलो आगे हम लिख लेते हैं। आई एम राइटिंग दियर a is equal to लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, इन दैट केस रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ए क्या था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन था, तो उसका इनवर्स आ जाएगा रिजॉल्विंग पावर एंड दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा। दिस इज माय रिजॉल्विंग पावर। ठीक, आपको इसको याद रखना है। अब देखिए कभी कभी क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास ये स्लाइड थी, है ना, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक, इसके ऊपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, ऐसा। अब आप देखोगे कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इन पर जो बाहर से लाइट रे आ रही होगी वही रिफ्लेक्ट होकर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस तक आएगी और बाद में इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करोगे ना। होता क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इनके बीच में क्या है, या तो वैक्यूम या फिर एयर होता है जनरली। अब ये जो एयर है वो रेयरर मीडियम है और हम जानते हैं व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम इट गेट रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपकी ये जो स्लाइड है इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह कुछ होता है जो कि डेंसर मीडियम है। नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम। अब देखो इसके कारण क्या होगा, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को समझाने के लिए इसे बड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स है
और ये जो पर्टिकुलर मीडियम है ये स्लाइड का मीडियम है, जैसे ग्लिसरीन वगैरह रखते हैं ना हम, आपको याद होगा बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में पोलन ग्रेन वगैरह जब स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं ना और फिर स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ मान लो ये एक ग्लिसरीन जैसा लिक्विड है जिसके अंदर हमें जो ऑब्जर्व करना है उस मीडियम को हमने रखा है, उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। नाउ द लाइट वेव विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम, क्योंकि ऊपर की एयर जो है वो रेयरर है। अब हम जानते हैं व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसी अगर मान लीजिए लाइट रे जा रही थी, नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो स्ट्रेट ट्रैवल करने की बजाय वो इस तरीके से आगे यहाँ ट्रैवल करती है। वैसे ही इधर से आने वाली जो लाइट रे है वो भी ऑब्जेक्टिव लेंस में ना जाते हुए थोड़ी सी बाहर निकलने लगती है। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे जो लाइट रेज जिन्हें कहाँ पहुंचना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ पहुंचना चाहिए था, उनमें से कुछ लाइट रेज जो है वो बाहर की दिशा में ऐसे चले जाते हैं इस तरीके से। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कुछ जो है वो एंटर करेंगे, लेकिन कुछ जो है दे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो आपके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस के पास नहीं आ पाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर वो उतनी शार्प नहीं बनेगी या उतनी अच्छी नहीं बनेगी, या आप कह सकते हो उसका जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो कम होगा। अब हमें क्या करने हैं, ये जो लाइट वेव्स बाहर जा रहे थे ऑब्जेक्टिव लेंस के, इन्हें बाहर ना जाते हुए इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ भेजने हैं ताकि इमेज बने, शार्प बने और वेल रिजॉल्व इमेज बने। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन बिटवीन दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट हम एक इमर्शन ऑयल प्लेस करते हैं। इमर्शन ऑयल क्या होता है, एक तरीके का आप कह लीजिए एक ऑयल है जिसका एक सर्टन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके कारण व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उनके बीच में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कम से कम हो। एयर के कारण रिफ्रैक्शन बाहर की दिशा में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा काम है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो पहले बाहर की दिशा में जा रहे हैं, इन्हें मोड़कर फिर से कहाँ लाना है, टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव लेंस लाना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिलहाल मैं ये सब मिटा देता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, एक ऑयल इसके अंदर ऐसे प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो लाइट रेज मिलेगी आपको, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग इनटू द हाईली डेंस मीडियम, अगेन लाइट रे जो है वो बाहर की दिशा में ना जाते हुए इट विल बेंड टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैक्सिमम जो लाइट रेज है जो पहले ऐसी बाहर निकल जाती थी, अब वो क्या होगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। और जितनी ज़्यादा लाइट वेव्स हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जाएगी उतनी हमें अच्छी रिजॉल्व इमेजेस मिलेगी। सो टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, what we will be basically doing, we will be inserting some liquid having certain refractive index। अब जब certain liquid या with some refractive index हम इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, आप देखोगे कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ता है। अब बढ़ता कैसे है, वो इसलिए क्योंकि जो लाइट वेव पहले नॉर्मली एयर से ट्रैवल करने वाली थी जिसका मान लीजिए वेवलेंथ लैम्बडा था, अब वो किसी डेंसर मीडियम से ट्रैवल कर रही है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी लाइट की। अब वो जो नई वेवलेंथ है वो है लैम्बडा एम मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में क्या मिलेगा आपको, रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले में, दैट आरपी और रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप फॉर डार्क ऑब्जेक्ट वुड बी RP is equal to 2 times of sin of alpha divided by lambda m। Now हमें ये पता है रिलेशन, अगर मान लीजिए लाइट वेव पहले एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब वो उसकी जगह कहाँ से ट्रैवल कर रही है, किसी मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हमें ये रिलेशन पता है μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। अब ये जो सफिक्स 1 वाला पार्ट है इसको हम एयर या वैक्यूम मान लेते हैं। तो हम जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और एयर में अगर वेवलेंथ लैम्बडा है, सिर्फ क्या है, लैम्बडा है, तो आई कैन राइट दिस एज लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा एम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, सो यहाँ पर लैम्बडा एम क्या हो गया, दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वुड बी लैम्बडा अपॉन म्यू, तो उसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई कैन राइट रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ओनली लैम्बडा। क्यों, क्योंकि लैम्बडा एम की जगह हमने लिखा था लैम्बडा अपॉन म्यू चला गया ऊपर, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्बडा। नाउ ये जो म्यू साइन अल्फा होता है ना, इसे एक कलेक्टिव टर्म माना जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। सो म्यू साइन अल्फा इज न्यूमेरिकल एपर्चर। सो आई एम राइटिंग दिस एज रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर डिवाइडेड बाय लैम्बडा, and this is the value, this is the derivation for resolving power।
दिस इज द डेरिवेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही रिजॉल्विंग पावर में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है सो ए कैन बी रिटन एज लैम्बडा अपॉन 2 इंटू म्यू साइन अल्फा। तब जब हमने क्या डाला है, कोई एक इमर्शन ऑयल प्लेस किया है, ये था ना येलो कलर से मैंने बताया था, सो दिस वाज ऑयल, इमर्शन ऑयल, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। तो वी कैन राइट दिस एज ए इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की है वो किससे रिगार्डिंग है, रिजॉल्विंग पावर फॉर डार्क ऑब्जेक्ट्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर डार्क ऑब्जेक्ट जिन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आप इस माइक्रोस्कोप के अंडर जो ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो वो ल्यूमिनेसिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या कुछ अलगी ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। इवन जो फायरफ्लाई होता है, फायरफ्लाई के जो लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उन्हें भी जब माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है तो दे इमिट लाइट ऑन देमसेल्व्स। तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट को आप रखोगे जो सेल्फ ल्यूमिनेटिंग है, तो उस केस में जो रिजॉल्विंग पावर है उसके फॉर्मूले में आपको एक चेंज देखने को मिलता है। सो आई एम राइटिंग दिस सेकंड पार्ट, दैट इज रिजॉल्विंग पावर फॉर सेल्फ ल्यूमिनेटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके केस में हम माइक्रोस्कोप के केस में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, जो डेल्टा एल होता है फॉर फर्स्ट मिनिमम इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। ठीक है, सो बस हो गया। अगर मैं इसको 1.22 लैम्बडा लिखता हूँ, सो आई कैन राइट ए साइन अल्फा, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ ए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.22 lambda, therefore A would be equal to 1.22 lambda upon 2 into sin alpha। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर मैं कोई इमर्शन ऑयल यूज करता हूं, सो ये हो जाएगा A would be equal to 1.22 lambda डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू साइन अल्फा, और म्यू साइन अल्फा को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। सो A इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, एंड शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो 0.61 टाइम्स ऑफ लैम्बडा अपॉन न्यूमेरिकल एपर्चर। तो ये हो गई किसकी वैल्यू भैया, ए की वैल्यू हो गई, है ना, इस तरीके से। और अगर आपको रिजॉल्विंग पावर पता करना है तो हमें पता है रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और यहाँ पर आरपी वुड बी इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा। और अगर हम इमर्शन ऑयल यूज कर रहे हैं, देन आरपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा, और you can simply write this as 2 times of numerical aperture divided by 1.22 lambda. This is the formula for resolving power. चलेगा। अब देखो यहाँ पर ना सेल्फ लुमिनेटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, फिर अगर डार्क ऑब्जेक्ट है तो उनके लिए फॉर्मूले याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। हमें अगर कन्फ्यूजन अवॉइड करना है तो आपको क्या करना है, अगर मैं कैटेगरी करूँ डार्क ऑब्जेक्ट की, डार्क, और एक करूँ लुमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, लुमिनेटिंग, देखो सबसे पहले इतना याद रखो कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होते हैं वो ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डार्क ऑब्जेक्ट है सो ए वुड बी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा। ठीक है, उसमें भी क्या करने का, यहाँ पर म्यू ऐड कर लेने का। सो दिस इज म्यू। अब देखो अगर म्यू की वैल्यू नहीं दी है तो 1 कंसिडर कर लेंगे, और अगर कोई मीडियम बोला है तो उसमें म्यू की वैल्यू डाल देने का। देन अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करें फॉर डार्क ऑब्जेक्ट्स, तो दैट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू म्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आ गए इसके केस में, डार्क ऑब्जेक्ट के केस में। अगर मैं लुमिनेटिंग ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ए वुड बी इक्वल टू, बस लैम्बडा की जगह आएगा 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया ए, और रिजॉल्विंग पावर फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा।
ठीक, तो ये जो फॉर्मूले है, यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लुमिनेटिंग ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस में लेकर पूछे जाते हैं। तो लार्जली आपको ये ऑब्जेक्ट, ये जो है 1.22 लैम्बडा वाला ये फॉर्मूला बहुत बार काम में आता है। ठीक, अगर स्पेसिफिकली डार्क ऑब्जेक्ट मेंशन किया जाए तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ध्यान रखना, म्यू रख लेना है फॉर्मूले में, म्यू की वैल्यू 1 कंसिडर करना। अगर नहीं दिया है तो, और अगर वैल्यू दी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें क्या किया है, दो क्वेश्चंस देकर रखे हैं। सबसे पहले तो एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सीईटी के क्वेश्चंस है रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप, उन्हें भी देख लेते हैं। तो वी हैव वन क्वेश्चन, एग्जांपल 7.8 क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय अ माइक्रोस्कोप हैविंग विजुअल एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। अब ध्यान से समझो, जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। सो माइक्रोस्कोप की बात की है और विजुअल एंगल दिया है। सो माइक्रोस्कोप के केस में जो विजुअल एंगल होता है वो होता है 2 अल्फा, और 2 अल्फा की वैल्यू देकर रखी है 30 डिग्री। और आगे उन्होंने कहा है कि लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्बडा, लैम्बडा इज हाउ मच, दैट इज 500 नैनोमीटर। सो इट इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सिंपली आपको लिखना है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो दो वैल्यू हमें देकर रखी है। पूछा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है ए की वैल्यू हमें पूछी है। अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वो डार्क है या लुमिनेसिंग है, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, दो ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट को अगर कंसिडर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या बनती है, ए बिकम्स इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ अल्फा होता है। नाउ अब अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे और इसके सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दे हैव टेकन अल्फा की जो वैल्यू है वो उन्होंने ली है 30 डिग्री, बट एक्चुअली अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 डिग्री होनी चाहिए, बराबर है, बिकॉज विजुअल एंगल इज गिवन बाय 2 अल्फा एंड देयरफॉर अल्फा वुड बी 15 डिग्री। नाउ अगर आपके टेक्स्ट बुक में इस अल्फा की वैल्यू को उन्होंने 30 डिग्री लिया है, तो इसका मतलब है जब उन्होंने विजुअल एंगल बोला है ना, सो बेसिकली दे मीन टू से हाफ ऑफ द विजुअल एंगल। ठीक है, तो हाफ ऑफ द विजुअल एंगल या हाफ ऑफ एपर्चर एंगल ऐसा उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है, फिर भी हमें ऐसा मान लेना पड़ेगा कि दे हैव टॉक्ड अबाउट हाफ ऑफ द विजुअल एंगल, एंड देन विदाउट राइटिंग 2 अल्फा आई वुड बी सिंपली राइटिंग दिस एज अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड इन दैट केस ए वुड बी इक्वल टू 1.22। लैम्बडा की वैल्यू कितना है भैया, इट इज 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2। म्यू की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो उसको मान लेना है 1 मल्टीप्लाइड बाय जो कौन सा फॉर्मूला, यस, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 और ये 2 हो गया कैंसिल, तो बचता कितना है 1.22 इंटू 5। सो चलो 5 से 1.22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 5 इंटू 2 इज 10, 0, देन वी हैव 1, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 1 11, अगेन वी हैव 1, 5 1 5 प्लस 1 6, so that would be 6.10 इंटू 10⁻⁷, और ये है मिनिमम डिस्टेंस, तो मीटर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सीईटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एबे, इन द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप द न्यूमेरिकल एपर्चर इज। अब सबसे पहले ये एबेज का रिलेशन या एबे का डेरिवेशन क्या है, तो जब हमने रिजॉल्विंग पावर फॉर एनी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की थी एज पर रेलिक्स क्राइटेरिया, आपको याद हो रहा होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, यस। ये जो होता है यहाँ पर हमने क्या किया था, एरीज डिस्को एरीज रिंग के फॉर्म में डिफ्रैक्शन पैटर्न को यूज करके रेलिक का क्राइटेरिया यूज किया था। तो ये जो रेलिक का क्राइटेरिया उन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया है, ये सबसे पहले किसने अप्लाई किया था, एबे ने अप्लाई किया था, और इसलिए इस क्राइटेरिया को फिर एबेज डेरिवेशन या एबेज फॉर्मूला के फॉर्म में भी हम लोग समझते हैं। तो आज जब हमने माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर फाइंड किया फॉर एनी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक तरीके से क्या था, एबे का ही डेरिवेशन था। ठीक है, तो जो है ये है ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2a साइन अल्फा, देन रिजॉल्विंग पावर और या फिर एंगल, जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमने फाइंड किए हैं, ये सारे कौन से डेरिवेशन है, ये एबे के ही डेरिवेशन है। तो इसके हिसाब से उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू एबे इन द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप द न्यूमेरिकल एपर्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इज एक्चुअली म्यू साइन अल्फा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, a person observing bacteria through a compound microscope
फॉर बेटर एनालिसिस एंड टू इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर वी शुड, अब रिजॉल्विंग पावर इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द वेवलेंथ, नहीं भैया वेवलेंथ के साथ रिजॉल्विंग पावर का इन्वर्स रिलेशन होता है, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो रिजॉल्विंग पावर आया था वो क्या आया था, 2 टाइम्स ऑफ म्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्बडा। तो अगर म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा, इसलिए जो ऑप्शन बी है, माय ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm कैन जस्ट बी सीन इन अ माइक्रोस्कोप when light of wavelength 6000 angstrom is used. If the light of wavelength 4800 angstrom is used, the limit of resolution will become. अब सबसे पहले limit of resolution in microscope जो होता है वो हम क्या लिखते हैं, A is equal to 1.22 lambda divided by 2 times of mu into साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब कोई भी माइक्रोस्कोप अगर होगा तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू जो होती है विजुअल एंगल की वो वैल्यू फिक्स होगी, उसके बाद में 1.22 और अगर इमर्शन लिक्विड भी सेम है तो ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट होती है किसी भी एक माइक्रोस्कोप के लिए। उस केस में आप देखोगे कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ए, उसका और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लैम्बडा। आ रही है क्या बात समझ में। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि सबसे पहले कितना वेवलेंथ यूज किया था लाइट का, 6000 एंगस्ट्रॉम, तब पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm। तो A1 इज इक्वल टू 0.1 mm व्हेन लैम्बडा 1 वाज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ दैट A1 is equal to 0.1 mm, that is 0.1 into 10 to the power minus 3 मीटर अगर लिखना है तो, वेयर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। फिर उन्होंने क्या बोला है, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा 2 की वैल्यू दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन विल बिकम। तो A2 फाइंड करना है कब, अगर लैम्बडा 2 कितना है, व्हेन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4800 एंगस्ट्रॉम। तो एक काम करो, A2 फाइंड करना है, सो A2 अपॉन A1 का रेशियो लेते हैं विच इज इक्वल टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, सो दैट वुड बी 4800 डिवाइडेड बाय 6000। तो ये कैंसिल हो गया, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 इज 60। तो A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4/5। नाउ वी हैव टू फाइंड A2, सो A2 इज A1 इंटू 4/5। अब हमें जो आंसर देके रखे हैं वो mm में ही देकर रखी है, तो मैं A1 की वैल्यू भी mm में ही रखता हूँ, दैट इज 0.1। सो A2 इज इक्वल टू A1, 4/5 इज 0.8 और A1 की वैल्यू थी 0.1, इतनी थी 0.1। तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.8 इज 0.08 mm। सो दैट इज माई ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है, वो है एंगुलर सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एंगुलर सेपरेशन किसके लिए, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम जस्ट रिजॉल्व स्टेट में उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखने वाले हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर मान लीजिए दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट बी विच विल मेक सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, तो ये एक ह्यूमन आई हो सकती है, देन इट कैन बी योर माइक्रोस्कोप, और आगे जब हम टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं तो उसकी जो लेंस होती है वो भी क्या है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट की है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये जो मिनिमम एंगल सबटेंड किया जाएगा बाय दिस टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज योर एंगुलर सेपरेशन। तो ये जो एंगल है, जैसे मैंने माइक्रोस्कोप के केस में कहा था, दिस वाज 2 अल्फा। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड करना है, 2 अल्फा ना बोलते हुए अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मिनिमम भी लिखता हूँ तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा उसका फॉर्मूला है, उसे हम देख लेते हैं। तो सपोज दिस इज माई ऑब्जेक्ट ए, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ एंड लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। यहाँ पर हम मिनिमम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, या एंगुलर सेपरेशन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व। तो इस मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन जो है ये, यहाँ पर इसको मैं थीटा मिनिमम लिख रहा हूँ, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 अल्फा एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माइक्रोस्कोप का केस। और इनके आगे जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से दिस इज स्मॉल ए। चलेगा, नाउ स्मॉल ए, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है,
इनका लेंस से जो भी डिस्टेंस है उसे आप चाहो तो एल लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से एल इज द डिस्टेंस of those two objects from the optical instrument. Anyway, what we are interested in, we have to find theta minimum. अब देखो डायरेक्टली थीटा मिनिमम कैसे फाइंड करना है आपको। सो आई कैन राइट थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय द एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है, तो ये लेंस का वो हिस्सा होता है जहां पर लाइट एक्चुअली एंटर करती है। तो अगर मान लीजिए d इज द डायमीटर ऑफ लेंस, कैपिटल D को अगर मैं लेंस का डायमीटर इमेजिन करता हूं और अगर ये पूरा डायमीटर एज एन एपर्चर यूज हो रहा होगा, सो वी हैव टू राइट 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल D। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। टेलीस्कोप में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम थीटा है ना, दिस मिनिमम थीटा इज माय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर आप रिजॉल्विंग पावर अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो हमें पता है रिजॉल्विंग पावर है। एनीवे, कभी कभी आपसे क्या पूछते हैं एग्जाम में कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स है विच हैव सर्टन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सच एज यहाँ पर मैंने स्मॉल ए लिया है, फिर कभी वो डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो थीटा मिनिमम वाली वैल्यू है ना, इसका यूज करके हम इस मिनिमम सेपरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को आप ध्यान से देखोगे, सो आई कैन कॉल दिस पार्ट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है। इसमें ये जो थीटा है हाफ पार्ट में ये बन जाएगा थीटा बाय 2, और हमारे पास डिस्टेंस तो है ही ऑब्जेक्ट का फ्रॉम लेंस। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फ्रॉम ज्योमेट्री आई कैन से tan ऑफ थीटा बाय 2 या फिर थीटा मिनिमम जो है उसका हाफ। तो यहाँ देखो ये टोटल थीटा था तो थीटा का हाफ हो गया, दिस इज थीटा बाय 2, दिस इज माई थीटा बाय 2। तो tan ऑफ थीटा बाय 2 क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, a बाय 2, और एडजेसेंट साइड जो होगी दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर मैं tan ऑफ थीटा बाय 2 को लिख रहा हूँ a बाय 2 और डिस्टेंस इज l, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ थीटा बाय 2 इज नथिंग बट a अपॉन ट्वाइस ऑफ l। तो भैया 2 कैंसल, क्या मिला है हमें, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन थीटा मिनिमम इज इक्वल टू a बाय l। तो ये एक रिलेशन है, इसके हेल्प से देखो हम लिख सकते हैं that small a which is the physical linear separation between the two objects would be equal to minimum theta multiplied by L which is the distance of those two objects from the ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलेगा, ये रिलेशन है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसको यूज करेंगे। अब आई होप कि इतनी जो छोटी चीजें आपको समझ में आ गई हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड वी विल बी सीइंग हाउ टू फाइंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। तो अब देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में क्या होता है, हम जानते हैं जनरली एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप में क्या होता है, जनरली जो आउटर लेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इट इज़ ऑफ वेरी लार्ज डायमीटर, जिसके कारण जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को, स्टार को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनसे जो लाइट रेज है, जो पैरेलल लाइट रेज आती है, दे शुड डायरेक्टली गेट इनसाइड ऑफ दिस लेंस, और जितना मैक्सिमम लाइट हो सके उतना उस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर आना चाहिए। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि टेलीस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और वही डायमीटर आपका बनता है एपर्चर, क्योंकि पूरा डायमीटर यूज होने वाला है लाइट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर उसको हम फाइंड कर रहे हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है, रेलिस का क्राइटेरिया। तो मान लेते हैं इनिशियली आई हैव अ टेलीस्कोपिक लेंस हियर, ये हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से दिस इज अ टेलीस्कोपिक लेंस, ठीक। तो ऐसे हमने टेलीस्कोपिक लेंस को ड्रॉ किया है एंड लेट दैट्स कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, चलेगा। एंड दिस डायमीटर एक्चुअली एक्ट्स एज एपर्चर हियर, इतना भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा टेलीस्कोप से हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, बहुत दूर पर जो चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और हम जानते हैं कि जो बहुत दूर चीज़ें होती है जैसे सच एज स्टार्स एंड प्लैनेट,
उनसे जो लाइट रेज आपकी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ आ रही होंगी वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, तो जो चीज़ें इन्फिनिटी पर होती है या एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस होती है, तो उनसे जो लाइट रेज आ रहे होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम जो दो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, उन्हें मैं ए और बी ऐसे नाम दे देता हूँ। उसमें जो ए ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की दिशा में है मान लीजिए, तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगे वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड पाथवे पैरेलल वे में आएंगे। और बी जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन वो बहुत दूर है, तो वहाँ से जो लाइट वेव्स आएंगी वो भी कैसे आएगी, उनके अगर रेज कंसिडर किए जाए तो पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए के द्वारा जो लाइट रेज आ रहे होंगे एट द अपर्चर और डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप, उन्हें ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं, हम क्या करेंगे, तीन ही लाइट रेज को यहाँ पे दिखाते हैं। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइट रे, this is second light ray, and let's say this is third light ray। इस तरीके से तीन लाइट रे चले गए। फिर हम जानते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस होती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या कर लेगा, इन सारे लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर लेगा। तो इन्हें भी यहाँ पर हम फोकस करवा लेते हैं। तो जो जो रे लेंस के सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड ट्रैवल करेगी, और बाकी जो है वो इस तरीके से कॉन्वर्ज हो जाएंगे। चलेगा। और ये जो पॉइंट है इमेज का, इसे मैं ए डैश नाम दे रहा हूँ। सो दिस इज माय ए डैश पॉइंट। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, रेलिक्स के हिसाब से एक जो डिफ्रैक्शन बनेगा उसका फर्स्ट मिनिमम विल कोइंसाइड विद द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अनदर डिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमम है ऐसा मान लेते हैं डिफ्रैक्शन का। ठीक, चलेगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट था मेरा बी, वो मैंने कहा था कि समवेयर अलोंग द आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहीं पर कहीं तो है, लेकिन बहुत दूर है, तो वहां से आने वाली लाइट रेज जो होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो चलो हम यहाँ पर भी तीन लाइट रेज ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट, लेट्स से दिस इज फर्स्ट लाइट रे, दिस इज सेकंड लाइट रे जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, एंड दैट विल ट्रैवल अनडेविएटेड। तो ये आगे ऐसे अनडेविएटेड ट्रैवल करेगी। और फिर हम एक थर्ड ले रहे हैं, यस इस तरीके से। ठीक है, तीनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल ट्रैवल कर रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड वी नो इट विल अगेन कॉन्वर्ज हियर। तो फोकस पे ऐसा कॉन्वर्ज कर रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर कौन सी इमेज बनेगी, बी डैश। ठीक है भैया, ये है हमारा बी डैश वाला पॉइंट। अब हम जानते हैं बी डैश पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमम होगा, इसे यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो बी डैश पे अगर सेंट्रल मैक्सिमम है तो उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसका फर्स्ट मिनिमम विल पास थ्रू सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये इमेज दिखेगी। दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो यहाँ पर रेलिक्स के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। एंड नाउ प्लीज सी हियर, यहाँ जो पैरेलल रेज आ रही थी ए से और बी से, इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल, this will show angular separation, so that particular part will give me the value of minimum theta in between the two objects where their image where those two objects will be just resolved for this telescope। तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, थीटा मिनिमम ऐसा है। ठीक, तो all these are theta, so this is the minimum separation between the two objects for which these objects are just resolved for my लेंस। और जैसे मैंने कहा है कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ आपको क्या क्या समझना है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप के केस में पूरा डेरिवेशन नहीं करते बैठना है, बस इतना याद रखना, फॉर टेलीस्कोप जो डेल्टा एल होता है ना, डेल्टा एल इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। अब देखो
1.22 लैम्बडा कब यूज करते हैं डेल्टा एल का? जब भी डिफ्रैक्शन जो है वो ऐसा सर्कुलर एपर्चर में जैसे डिफ्रैक्शन बनता है ना, पूरे जो सर्कल बनते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के, वो जब भी बन रहा है, मतलब एरीज डिस्क जब भी फॉर्म हो रही है, आपको डेल्टा एल क्या लेना पड़ता है? 1.22 लैम्बडा लेना पड़ता है। इवन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, ध्यान से देखो, जब हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, यस, वाइल फाइंडिंग द रिजॉल्विंग पावर फॉर सेल्फ लुमिनेटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी डेल्टा एल कितना लिया है? 1.22 लैम्बडा लिया है। ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा जो एपर्चर है ये सेल्फ लुमिनेटिंग है। अब एक तरीके से एपर्चर मतलब होल हो गया, या फिर आपने जो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं वो सेल्फ लुमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सेल्फ लुमिनेटिंग ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव करेंगे? ये एक एपर्चर की तरह बिहेव करेंगे, जिसके अंदर से लाइट ऐसे बाहर स्क्रीन की तरफ जा रही थी उस तरीके से। और यहाँ पर भी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो एरीज का डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब एरीज डिस्क फॉर्म होता है। और एरीज अगर डिस्क बन रहा है तो हमें हमेशा डेल्टा एल क्या लेना पड़ेगा? 1.22 लैम्बडा लेना पड़ेगा। हालांकि जब हमने नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था, जिसे डार्क ऑब्जेक्ट कहा था, वहां पर डेल्टा एल क्या होता है? इट वॉज टेकन एज लैम्बडा ओनली, क्योंकि जो डार्क ऑब्जेक्ट है उनका अपना तो खुद का लाइट है नहीं, नॉन ल्यूमिनेटिंग होता है। नॉन ल्यूमिनेटिंग केस में डेल्टा एल इज ऑलवेज लैम्बडा। इतना आपको याद रखना है जब भी हम एरीज डिस्क की बात कर रहे हो या रिजॉल्विंग पावर उसका फाइंड कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, यस, सो व्हाइल फाइंडिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, दो चीजें, सबसे पहले डेल्टा एल, सो माई डेल्टा एल वुड बी इक्वल टू 1.22 लैम्बडा, पहली बात। और दूसरी एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो डेल्टा एल होता है इट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम इज मिनिमम एंगुलर सेपरेशन multiplied by aperture. Aperture is nothing but diameter of lens here. So थीटा एल के आपके पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब अगर आप इनको इक्वेट कर दो तो आफ्टर इक्वेटिंग, यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि डेल्टा एल दोनों का ही सेम होगा, सो आई कैन राइट दैट थीटा मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा। सो भैया डी जो थीटा है, मिनिमम थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय एपर्चर दैट इज कैपिटल डी। देखो यही फॉर्मूला हमने माइक्रोस्कोप के केस में भी जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन के लिए निकाला था, ये और ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है? सेम है। अगर आपको रिजॉल्विंग पावर निकालना है माइक्रोस्कोप का तो क्या हो जाएगा? फिर थीटा मिनिमम का इन्वर्स लेना पड़ेगा, दैट इज डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। आई गेस इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे देखो, इस अगर डायग्राम को थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के हम क्या कर लेते हैं? लाइट इंटेंसिटी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमम के लिए मैंने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, और अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी को देखना है, सो दिस इज फर्स्ट मिनिमम, तो यस, ये हो गया रेड ए ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है एट सेंटर, और बी ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंटर में आपको मिलेगी लाइट की इंटेंसिटी, उसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। इवन माइक्रोस्कोप के केस में भी हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर आप चाहो तो ये जो हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया है ना, इनके भी जो ग्राफ होंगे वो कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ रेलिक्स का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे, वेयर एक्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वाई। चलेगा ना? अब टेलीस्कोप से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो तो हमने देख लिया, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, यस, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, और इसका इन्वर्स हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल 7.7 सॉल्व एग्जाम्पल है, क्या दिया है? अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर, तो एपर्चर ही हो गया ये, सो आई एम राइटिंग कैपिटल डी इज 2.5 मीटर। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज व्हाट इज द एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड एट 5500 angstrom. So wavelength is 5500
एंगस्ट्रॉम विच इज़ 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दैट इज थीटा मिनिमम। अभी थोड़ी देर पहले देखा था भैया थीटा मिनिमम का फॉर्मूला वाज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। चलो सॉल्व करते हैं। सो 1.22 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज व्हाट 2.5 चलेगा ना। अब एक काम करो 1.22 को 5.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सो व्हाट डू आई गेट 1.22 इंटू 5.5 सो 5 2 ज़ा 10 1 5 2 ज़ा 10 and 1 11 1 5 and this is 6 अगेन 0 सो ये आ जाएगा 0 1 6 तो 0 1 7 6 सो 6 7 1 0 6 7 1 0 तीन डिजिट तो 6.71 again divided by 2.5 into 10⁻⁻7. so if I divide this by say 25 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 25 into 2 that is 50 171 into 5 6 sorry into 6 this would be 150 that is 21 again it is 0 is 210 तो 268 अगर आया है तो दैट वुड बी 2.68 इंटू 10⁻⁻7 एंड दैट इज माई रेडियन। तो जो थीटा मिनिमम आएगा इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब अगर आप चाहते हो तो इसको हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे डिग्री में कन्वर्ट देख लो, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। तो थीटा विल बी 2.68 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन और रेडियन से डिग्री करना है तो 180 डिवाइड बाय पाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो डिग्री में आ जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो। और दूसरा चीज़ अगर आपको डिग्री से भी मतलब आगे जाना है, आर्क सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा जो डिग्री में आता है हमें पता है एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ द आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ आर्क सेक। ठीक है, तो आने वाला जो आंसर है वो आर्क सेक में भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया है, अ स्टार इज इमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। So wavelength is given as 5000 angstrom. So I am directly writing this as 5 into 10⁻⁻7 meter. Then determine the limit of resolution of telescope पूछा है। तो limit of resolution in telescope is theta minimum and we have to find that when the objective diameter is 200 inches. तो जो objective का diameter है capital D is what 200 inch। अब देखो हमें पता है 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है। सो आपको याद रखना है 1 इंच इज ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। चलेगा। सो हम क्या करेंगे, इसको 200 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2.5। दिस आंसर इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अब 200 इंटू 2.5 वुड बी 500। ठीक है, सो 500 सेंटीमीटर। सो इसको अगर मैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो दैट वुड बी मीटर। सो आई कैन राइट दिस एज 5 मीटर। तो कैपिटल डी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। चलो अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड थीटा मिनिमम। हमें पता है मिनिमम थीटा इज नथिंग बट 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय सिंपली कैपिटल डी इन केस ऑफ टेलीस्कोप। सो आई कैन राइट थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज हाउ मच, दैट इज 5 मीटर। 5 कैंसल। सो मिनिमम थीटा इज हाउ मच 1.22 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। देखो इतना ही आंसर है ना, 1.2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, दैट इज अवर आंसर। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है सीईटी का, देख लेते हैं क्या दिया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ आईपीस, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखो हमें पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम हो जाती है। फिर फोकल लेंथ जो है
उसका हमें यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर ऊपर डायमीटर ऑफ आईपीस भी लिखा है। आईपीस जो है वो ऑब्जेक्ट को फेस नहीं करता, ऑब्जेक्ट को जो फेस करने वाला लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसलिए द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो आगे चल के एपर्चर का भी काम करता है। और हमें पता है जितना अच्छा एपर्चर है, जितना बड़ा एपर्चर है, उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होता है, बिकॉज रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो ऑप्शन डी जो है दैट वुड बी माई मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हियर। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से समझते हैं। अज्यूमिंग ह्यूमन प्यूपिल टू हैव अ रेडियस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन जो प्यूपिल है उसका रेडियस उन्होंने दिया है 0.25 सेंटीमीटर। अभी ह्यूमन आई का प्यूपिल का काम क्या होता है, तो अगर मैं रफ में थोड़ा सा एक आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो हम जानते हैं आई के स्ट्रक्चर में दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है ऐसे आइरिस, आपको पता हो। और ये जो होता है ना, ये जो पैसेज है जहाँ से लाइट की रेज जो है अंदर आती है और फिर वो कहाँ पर इंसिडेंट होती है, आपके लेंस पे। यहाँ अंदर ऐसे लगा होता है हमारा लेंस, फिर यहाँ पीछे होता है रेटिना, यहाँ पे ऑप्टिकल लेंसेस वगैरह, ऑप्टिकल जो नर्व्स है वो होती है ना, मैक्यूला वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बायोलॉजी में देख ली है, या 10th स्टैंडर्ड में भी इसका रेफरेंस आता है हमें। तो दिस इज माई लेंस एंड दिस पार्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है बेटा, ओपनिंग, दिस पार्ट इज नथिंग बट प्यूपिल। तो इस प्यूपिल की जो है वो रेडियस हमें देकर रखी है जहां से लाइट अंदर जाएगा। तो एक बात बताना, मैंने कहा था कि जो जहां से लाइट अंदर आता है, जो पैसेज है लाइट का, वही हमारा एपर्चर होता है। तो एक तरीके से आपको जो एपर्चर है उसका रेडियस देके रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी फेयर डायग्राम बनाऊं तो ये कैसी होगी, देखो ध्यान से। अगर सिर्फ प्यूपिल की बात करें, सो प्यूपिल वुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा प्यूपिल, और इस प्यूपिल का जो डायमीटर है वही बनेगा एपर्चर। सो d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस एंड दैट इज 2 इंटू हाउ मच इज द रेडियस, 0.25 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 0.25 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कर लेंगे तो 10 टू द पावर -2, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस इज द डायमीटर और एपर्चर, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, दिस इज माई एपर्चर। फिर क्या बोला है आगे, एंड कंफर्टेबल विविंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। नाउ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस प्यूपिल के द्वारा देखे जा रहे हैं, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर प्यूपिल, आप देखो इस डायग्राम में यहाँ, ठीक है, ये जो प्यूपिल है उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमने क्या रखे होंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स रखे। तो सपोज ए एंड बी, ये वो ऑब्जेक्ट है जो कितने डिस्टेंस पर है यहाँ इस पर्टिकुलर प्यूपिल से। सो एट 25 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कंफर्टेबली जो डिस्टेंस होता है जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से देख पाते हो, वो ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, चलेगा। सो 25 सेंटीमीटर पर ये 2 ऑब्जेक्ट उन्होंने रखे हैं। फिर आगे क्या बोला था, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन आई कैन रिजॉल्व एट 500 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो जो लैम्बडा है, लैम्बडा इट इज गिवन टू अस दैट इज 500 नैनोमीटर। सो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। ये हमें वेवलेंथ देकर रखी है, डायमीटर दैट इज एपर्चर भी दिया है, और जो 2 ऑब्जेक्ट्स है वो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स है। इन ऑब्जेक्ट्स को मैं ए बी लिख रहा हूँ, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है इसे यहाँ पर मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको इतना समझना है, दिस प्यूपिल विल बी एपर्चर। तो जस्ट फॉर दी रेफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं इस प्यूपिल के शेप को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्यूपिल का शेप, और अब हमें स्मॉल ए निकालना है। तो ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझाने के लिए जो हमने मिनिमम एंगुलर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप देखा था ना, एंगुलर सेपरेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, तो यही स्थिति बन गई यहाँ पे। दिस इज थीटा मिनिमम और स्मॉल ए इज द मिनिमम सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो स्मॉल ए का फॉर्मूला क्या था, थीटा मिनिमम इंटू डिस्टेंस ऑफ दोज 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ प्यूपिल ही हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो चलो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एंड आई विल बी सिंपली सेइंग दैट स्मॉल ए इज इक्वल टू थीटा मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, चलेगा। अब देखो कैसे इसको समझना है। सो A इज इक्वल टू, थीटा मिनिमम का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल, कितना है, स्मॉल एल इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ
यहाँ से लेकर दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। तो ये एल की वैल्यू है, सो आई एम राइटिंग दिस एज 25 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ। तो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गई एल की वैल्यू, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। चलो फटाफट वैल्यू लगते हैं। सो 1.22 इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है 500 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज हाउ मच, एपर्चर कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻2। सो 0.5 इंटू 10⁻⁻2, देखो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया। इवन देखो 12.2 यहाँ मैंने क्या किया है, वो एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर भी एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 5। 12.2 इंटू आई एम राइटिंग दिस एज 5, देन दिस वुड बी 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 5। चलेगा। अब देखो चाहो तो 5 यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो क्या बचता है हमारे पास 25 इंटू 12.2। सो 12.2 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। चलो देखो भैया कितना आ रहा है, तो 25 इंटू 2 इज 50, 0 वी हैव 5, 25 इंटू 2 इज 50, 50 प्लस 5 इज 55, देन अगेन वी हैव 5, 25 इंटू 1 25 और प्लस 5 इज 30, तो 305 इंटू 10⁻⁻7, ठीक, मीटर। अब ऑप्शन क्या दिया है, माइक्रोमीटर में ऑप्शन दिया है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। माइक्रोमीटर कैसे आता है, 10⁻⁻6 करो तो माइक्रोमीटर हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस एज 30.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और ए इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर। चलेगा, यस। तो 30 माइक्रोमीटर और 30.5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर जो है वो टेलीस्कोप से रिलेटेड सीईटी के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। देखो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, एक या दो बार आप इसको रिवाइज कर लोगे, देन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, और जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।